अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर मैं कौसर परवीन। वेलकम टू क्लास। स्टूडेंट्स, हमारी जो बायोलॉजिकल मेथड है इसकी हमारी सेकंड पार्ट है, दूसरा टॉपिक है जिसके अंदर से हम लोग आज हाइपोथेसिस, डिडक्शन हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, इनको स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाइपोथेसिस देखें तो हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक ख्याल है, एक नजरिया है जो कि कोई भी बायोलॉजिस्ट है वो पेश करता है अपने उस जिस चीज़ के बारे में वो रिसर्च कर रहा है। अब बात है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। हम कहेंगे दी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन of observation is called hypothesis। वो क्या है कि तहकीक तलब जो वजाहत है उस किसकी मुशाहिदात की जो तहकीक तलब वजाहत है वो क्या है? हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस क्या है? हम जस्ट ऑब्जर्वेशन किए उससे हम किसी चीज़ का हल सजेस्ट नहीं कर सकते। हम क्या कहेंगे, हम अपनी जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किए उससे एक ख्याल पेश करेंगे कि जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया शायद इससे ऐसा होता होगा। अब इसको मैं एग्जांपल्स के साथ भी आपको समझाऊंगी, लेकिन इससे पहले कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के बारे में हम कर रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है। तो इसके अंदर से क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों ने मुख्तलिफ प्लांट्स को देखा है, उसके बाद हमने ये सोचना है कि इन प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस है क्या चीज़, क्या वो इन पौधों के अंदर होता है या नहीं होता है। तो जो हम लोग ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमें तहकीक तलब ख्याल बनेगा वो हमारा हाइपोथेसिस होगा। अब हाइपोथेसिस की आपके पेपर के अंदर अक्सर उसकी करैक्टरिस्टिक पूछी जाती है, यानी कि उसकी खसूसियात लॉन्ग में भी आती हैं लेकिन मोस्टली शॉर्ट के अंदर आती हैं कि एक अच्छे हाइपोथेसिस जो है उसकी क्या खसूसियात हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हाइपोथेसिस जो है स्टूडेंट्स याद रखना है आपने, एक जनरल स्टेटमेंट हो, यानी कि एक सादा ख्याल हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई मुश्किल किस्म की बात नहीं है, जनरल स्टेटमेंट हो। दूसरे नंबर पर क्या है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन हो, टेंटेटिव या यूँ कह सकते हैं रिसर्चेबल, तहकीक तलब जिस पर रिसर्च की जा सके। ये नहीं हो कि जी कोई इस तरह का फलसफियाना कोई इस तरह नहीं, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। रिसर्चेबल जिस पर हम लोग रिसर्च कर सकते हो, रिसर्चेबल होना चाहिए। और एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना हो सके इसको सिंपल रखें, एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन सी हो सकती है कि इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कह सकें कि हमारे पास जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट कहें कि करेक्टरिस्टिक है वो इसकी कौन सी खसूसियात हो सकती हैं, वो ये कि सिंपल भी हो गया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि ये हमारे पास जो अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस हैं उनके साथ ये क्या हो, मैच करता हो, ठीक है, ट्रस्ट करने के भी काबिल हो। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि मैच विथ अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन हो उनके साथ मिलता जुलता हो, ठीक है। टेंटेटिव होना भी ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसको फल्सिफाई, कैन बी फल्सिफाई, यानी कि मुस्तरद किए जाने के भी चांसेस हों। तो ये हम लोगों ने 4-5 एक अच्छे हाइपोथेसिस के हम लोगों ने क्या है पढ़े हैं हम लोगों ने कि इसकी क्या मतलब इसकी कौन कौन सी खसूसियात हैं जो एक अच्छे हाइपोथेसिस की हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप अगर ऑब्जर्वेशन है, जब तक हम उन ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे और ऑर्गेनाइज करने के बाद उनसे एक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, ख्याल नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि ये हम किस चीज़ के बारे में। जब हम एक आइडिया देंगे, एक ख्याल पेश करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, ये हमने अपना हाइपोथेसिस फार्मूलेट कर लिया है। अच्छा, हाइपोथेसिस फार्मूलेट करने के बाद इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है डिडक्शंस का, मतलब हम लोग उसके अंदर लॉजिक लेकर आए। तो हमारा सेकंड स्टेप दैट इज डिडक्शन। अब डिडक्शन क्या है? डिडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये डिडक्शन क्या चीज़ है जिसके अंदर क्या है, लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर तौजीह इस्तेमाल करेंगे। तो हम डिफाइन करेंगे कैसे? हम कहेंगे दी लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शन। कि क्या है, आपकी जो हाइपोथेसिस है जब उसकी तौजीही बुनियादों पर, लॉजिक के बेस पर, जब जो हमारे पास जो नतीजे आएंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे लॉजिक की बेस पर, उनको हम कहेंगे ये क्या है, डिडक्शन है। अब आपने पहचान कैसे करनी है, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि जी ये रिकॉग्नाइज आपने कैसे करना है कि ये है। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है वहां पर इफ एंड देन जो है ये यूज हो रहा होगा, ठीक है। वहां पर क्या है, इफ मतलब फॉर एग्जांपल वो कहेंगे इफ सच इज दैट देन दैट इज दैट। एक एग्जांपल ले रही हूँ कि वहां पर इफ स्टार्ट में इफ का और दरमियान में देन का इस्तेमाल हो रहा होगा, तो आपने समझ आना है कि यहाँ पर ये क्या है, डिडक्शन है। डिडक्शन बनाते हुए हमेशा इफ एंड देन का यूज किया जाता है। अब डिडक्शन को ना मजीद क्लियर करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ ताकि ये आपको बेस्ट वे में क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हम पढ़ रहे हैं कि किसी प्लांट के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियस है या नहीं है, मतलब स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कर रहे हैं। जो न्यूक्लियस है वो प्लांट्स के अंदर है या नहीं है। तो अब इसके लिए ईच प्लांट, हर एक प्लांट तो स्टडी नहीं कर सकता ना, ठीक है, मतलब हर एक प्लांट की ऑब्जर्वेशन वो पॉसिबल नहीं है।
नहीं हो सकती, ठीक है। हर एक प्लांट को लेकर वो ऑब्जर्व करने बैठ जाए तो उसकी सारी जिंदगी ऑब्जर्वेशन में गुजर जाएगी ना, कि हर एक प्लांट के हर एक पार्ट के अंदर अगर वो देखने लग जाए कि इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेगा, वो लॉजिकल इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा इफ आई ऑब्जर्व सम सेल्स फ्रॉम द ब्लेड ऑफ ग्रास देन देयर इज न्यूक्लियस। मैंने क्या कहा, वो कहेगा इफ, यानी कि इफ का यूज किया, वो कहेगा इफ आई टेक सम सेल्स फ्रॉम द ब्लेड ऑफ ग्रास देन आई saw देयर या आई ऑब्जर्व देयर न्यूक्लियस। मतलब अब इसके अंदर वो ये नहीं करेगा कि एक एक प्लांट को लेगा, वो लॉजिक बनाएगा। वो कहेगा कि मैंने जो कोई प्लांट है, कोई लीफ है, उसके ब्लेड से यानी कि ऊपर के पत्ते के हिस्से से फॉर एग्जांपल मैंने कुछ सेल लिए हैं, ठीक है, तो मैंने देखा कि उन तमाम सेल्स के अंदर क्या था, न्यूक्लियस मौजूद था। अब इसके अंदर उसने सारे पौधों को नहीं देखने लग गया, उसने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है उससे कुछ सेल लिए हैं, दूसरा प्लांट है थोड़ी सी डिफरेंट में भी स्पीशीज है उससे लिए हैं, तो वो क्या करेगा, उनको वो इसने देखा और इस तरह से उसने फिर क्या बनाया, एक डिडक्शन बनाया जो लॉजिक पर बेस करती है कि मैंने क्या किया है, जो ग्रास था उसके ब्लेड से कुछ सेल लिए एंड देन आगे अपना रिजल्ट बताएगा, देन आई ऑब्जर्व देयर न्यूक्लियस इन द सेल्स। तो ये हम लोगों ने देखा कि डिडक्शंस कैसे होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो क्या आती है, वो है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशंस सॉरी एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन तो हमने स्टडी कर लिया, एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि उसने लॉजिक भी बना ली, ठीक है। सबसे पहले उसने ख्याल पेश किया, फिर क्या था, उसने उस पर लॉजिकल क्वेश्चन किए, फिर अब वो क्या करेगा, उस पर बाकायदा तजर्बा करके वो चेक करेगा कि क्या जो उसने ऑब्जर्व किया है, जो उसने एक ख्याल पेश किया है, फिर लॉजिकल उसने कंसिक्वेंसेस हासिल किए हैं अपनी हाइपोथेसिस के, तो क्या वो दुरुस्त है या नहीं है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इस तमाम के अंदर सबसे जो वैलिड है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैलिड होता है, ठीक है। इसके बगैर कोई भी जो है कोई भी कह सकते हैं कि रिसर्च कामयाब नहीं है बायोलॉजी के अंदर, जब तक कि आपका रिजल्ट्स जो है एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू आपके रिजल्ट वेरीफाई नहीं हो जाते, जब तक वैलिड नहीं होंगे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तो उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हुए। कौन कौन से होते हैं, एक को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप और दूसरे को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसके अंदर आपने जहन में रखना है कि इन दोनों ये जो डिफरेंसेस हैं ये भी आपसे पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल ग्रुप एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, के इनके दरमियान बेसिक फर्क क्या है। तो यहाँ पर जो मैं आपको इंपॉर्टेंट मिथ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर से वो बताऊंगी, जिससे आपको ये क्या हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, ये जो है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, इसमें आपको तमाम फैक्टर अवेलेबल होंगे, ऑल फैक्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मीन टू से उस तजर्बे के लिए जो कुछ होगा वो सब कुछ इस ग्रुप को दिया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, जो तमाम फैक्टर होंगे सिवाय एक वेरिएबल के, ऑल अवेलेबल एक्सेप्ट टेस्टेबल वेरिएबल के। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने तमाम फैक्टर उस तजर्बे के लिए वो तमाम देने हैं, साथ में वो एक वेरिएबल जिसको हम चेक कर रहे हैं वो भी देना है, ठीक है, जिसकी बेस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने बाकी तमाम फैक्टर देने हैं सिवाय उस एक फैक्टर के जिस पर रिसर्च हो रही है। इसको मैं छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ ताकि आपको ईजिली प्रिपेयर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट्स के अंदर देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस को, कि फोटोसिंथेसिस जो पौधे करते हैं उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ऑब्वियस बात है, लाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एयर भी इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो तमाम चीज़ें हैं, उनको लाइट चाहिए, एयर चाहिए, इसके साथ साथ उनको कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एयर के अंदर उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी ना, इसके अंदर उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी उनको चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अब जो हमारा स्टडी करने का मकसद है, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या फोटोसिंथेसिस के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है या नहीं। मतलब यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या चीज़ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वेरिएबल है। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, ये जो है ना कंट्रोल ग्रुप, इसको सब कुछ मिलेगा, मीन टू से इनको लाइट भी अवेलेबल की जाएगी, इनको न्यूट्रिएंट्स भी दिए जाएंगे, और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारा वेरिएबल है जिसको हम चेक कर रहे हैं वो भी अवेलेबल होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें किसकी, इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की, एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है इसके अंदर उनको लाइट अवेलेबल होगी, उसके साथ साथ उनको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये नहीं दी जाएगी। क्यों, इसलिए कि हमने इसको चेक करना है कि इस फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है या नहीं है। मतलब वो गमले या वो पौधे जिनके जो कंट्रोल ग्रुप के अंदर शामिल होंगे, उनके पौधों को, उन गमलों में जो पौधे मौजूद हैं उनको
कार्बन डाइऑक्साइड दी जाएगी, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले गमले होंगे, पौधे होंगे, उन गमलों के अंदर जो पौधे मौजूद होंगे उनको क्या होगा, उनको न्यूट्रंस भी मिलेंगे, लाइट मिलेगी, लेकिन उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी जाएगी, बिकॉज एक को देंगे और एक को नहीं देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उनके अंदर क्या रिजल्ट्स आए हैं उनको कंपेयर करने से हमें अंदाजा हो जाएगा कि इनके रिजल्ट्स किस किस्म के आए हैं, तो ये हमें क्या हो जाएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। मतलब ये कि जो हमारे पास नताइज आए हैं उनका तज्जिया करना, नताइज का, रिजल्ट्स का तज्जिया करना। हमने देखना है कि जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं वो किस किस्म के आए हैं। तो हमने जो डाटा कलेक्ट किया था उस कलेक्ट डाटा से हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। और ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या है, ज़रूरी है कि उस ऑर्गेनाइज डाटा का तज्जिया किया जाए, एनालिसिस किया जाए, ठीक है। अब जो मोस्टली बायोलॉजिस्ट होते हैं वो इन एनालिसिस के लिए क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस होते हैं, एनालिसिस जो है उनको वो प्रेफर करते हैं और अपने रिजल्ट्स को इन स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस हैं इनकी मदद से वो वेरीफाई करते हैं कि हमारे रिजल्ट्स सही आए हैं या नहीं है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। मीन टू से कि जो आपके रिजल्ट्स आए हैं उनको आप रिपोर्ट करें, दुनिया में जहाँ जहाँ काम हो रहा है लोगों को उन मतलब इस फील्ड से मुतल्लिक जो लोग हैं उनको बताएं। अब इसकी एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो मैं काम कर रही हूँ कि जो मलेरिया के मरीज़ हैं उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होता है, उनके खून के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होता है या नहीं होता है। अब मैंने ये सारे जो अभी हम लोगों ने स्टेप किए हैं वो तमाम करने के बाद मैंने जो कुछ देखा है मैं उसको रिपोर्ट करूँगी किस चीज़ के अंदर, उसको मैं जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं, मतलब साइंसी रसाले हो गए, सेम इसी तरह से जो साइंटिफिक बुक्स हो गई, अच्छा नेशनल और इंटरनेशनल जो मीटिंग्स हैं, मतलब साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड मीटिंग्स के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, जो कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी तो रिसर्च हो रही होती है ना, जो सेमिनार्स के अंदर क्या किया जाएगा, इनको किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्यों, इसलिए कि जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मैं प्लाज्मोडियम पे काम कर रही हूँ, अब मैं क्या करूँगी उसको साइंटिफिक जर्नल के अंदर, बुक्स के अंदर, नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स हो गई, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लेवल पर क्या था, सेमिनार्स हो गए, जब मैं उनके अंदर ज़ेर बहस लाऊंगी, जब उस पर डायलॉग होगा तो क्या होगा, उससे जो मेरे मुतल्लिका फील्ड के लोग हैं वो जाहिर सी बात है कोशिश करेंगे इसको जुटलाने की, इसको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हकीकत है, जो सच है वो हमारे सामने आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई होगी तो जाहिर सी बात है इन मीटिंग्स के अंदर इस फील्ड से मुतल्लिक उसी प्लाज्मोडियम से, मलेरिया से मुतल्लिक जो बाकी लोग रिसर्च कर रहे होंगे वो ये बताएंगे नहीं जी आपके रिजल्ट्स इस तरह से हैं, हमारे रिजल्ट्स इस तरह से हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ लोग हैं। तो इससे क्या होगा, जो जब इनको ज़ेरे बहस लाया जाएगा तो जो असल बात होगी, जो सच्चाई होगी, जो एग्जैक्ट फिगर होंगे वो हमारे पास आएंगे। अगर जो हमारा फॉर एग्जाम्पल मेरा ये हाइपोथेसिस है कि जी जो मलेरिया के मरीज होते हैं उनके खून के अंदर प्लाज्मोडियम है, अगर बाकी जो लोग इसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, अगर उन्होंने भी अपने मरीजों के खून के अंदर देखा है कि जी प्लाज्मोडियम उनके खून के अंदर मौजूद है और मेरे अंदर भी था, तो जाहिर सी बात है ये सही है। लेकिन अगर मेरे अंदर मौजूद है या उनके अंदर मौजूद नहीं है, या ये पॉसिबल है मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो शो करेंगे जी प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली उनके अंदर मौजूद है, तो क्या होगा, इससे खरा सच सामने आएगा कि जी जो सही बात है वो दुरुस्त है या नहीं है, या मेरे जो सारा ये प्रोसीजर था उसमें मुझसे कोई मिस्टेक हुई। मीन टू से कि एग्जैक्ट फीचर, बिल्कुल जो सही चीज़ होगी वो हमारे सामने आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बायोलॉजिकल मेथड के तमाम स्टेप्स थे वो मैंने 2 वीडियो फॉर्मेट में कंप्लीट किए हैं। इसके बाद यहाँ तक होने के बाद अगर तो जो बनाया एक जो हाइपोथेसिस था हमारा, अगर वो दुरुस्त होता है तो क्या होगा, इससे आगे थ्योरी बनेगी, थ्योरी पर मजीद क्या होगा, इसी तरह से टेस्टेबल उस हालात का उसको सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस का सामना होगा, फिर वो अगर सही साबित होगी तो वो क्या बन जाएगा, लॉ की प्रिंसिपल बन जाएगा, जो कि एक अलग टॉपिक है, उसको मैं अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है बायोलॉजिकल मेथड का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा। अभी इसी की एग्जांपल जो है वो उन्होंने मलेरिया के अंदर दिया, जिसको मैं अलग जो वीडियो फॉर्मेट है उसके अंदर डिस्कस करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।